से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य भूगोल का नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं, जो कि क्लास 8 है। और ये पूर्वावलोकन जो घटना चक्र का लेटेस्ट बुक है 2025, उस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस सीरीज में ये 8वां क्लास है। और आज का जो चैप्टर है ये है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हम हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिमालय के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेंजेज है, हिमालय को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है रेंज के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसका फॉर्मेशन किन किन कालों में हुआ, कौन सा पुराना है, कौन सा नया है। इसके अलावा स्टेट पीसीएस जो अलग अलग एग्जाम्स लेती हैं उनमें, या फिर यूपीएससी के प्री के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन 2025 के फरवरी तक पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस तरीके से जो हैंड रिटेन नोट्स है उसके माध्यम से सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। जो नोट्स बुक की होती है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है मेरे द्वारा, जिसमें मैंने और बुक के भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या जो फैक्ट्स हैं उसको मैंने इंक्लूड किया है। और फिर जब हम ये हैंड रिटेन नोट्स कवर कर लेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन कवर करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और इससे पहले कि अगर 7 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा है ज्योग्राफी के, तो जरूर देख लें। क्लास की पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप हमने बना दिया है द जीएस सॉल्वर नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां से जा करके और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लासेज की पीडीएफ्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप कि आप यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और क्लास अगर पसंद आए तो जरूर से लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट जरूर करके जाएं। अब मैं स्टार्ट करता हूं। पहले नोट्स देखेंगे फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए दोस्तों, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में हमें मुख्यतः हिमालय के बारे में पढ़ना है और हिमालय के आसपास के जो एरिया हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो पहले हम बात करें हिमालय की, तो अब टू द पॉइंट बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हिमालय का फॉर्मेशन किस कारण से हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो मैं फिलहाल इतना बता देता हूँ आपको, अगर जानकारी चाहिए तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ कैसे, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने पार्ट 7 नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। जब गोंडवाना लैंड का जो कट के वहां से निकला इंडियन प्लेट, और ये आकर के जब यूरेशिया प्लेट से टकराता है, तब हिमालय का फॉर्मेशन होता है। और हिमालय जहां बना है उससे पहले उस स्थान पर टेथिस सागर हुआ करता था। तो ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में बात कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, वहां पर भी आपको नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी हमने करवा रखा है। और अभी हम आगे देखते हैं। आगे आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, हिमालय के बारे में, भारत की उत्तरी सीमा पर यह स्थित है। यानी कि हिमालय की जो अवस्थिति है भारत के रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। आप मैप में भी ये चीज देख सकते हैं। मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है जो कि इंडिया का मैप है। अब इसमें इंडिया के रिस्पेक्ट में मैंने बोला कि अगर आप बात करेंगे तो हिमालय जो है, हिमालय के जो रेंजेज हैं वो इन सभी स्थानों पर फैले हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं ये जो रेंजेज है, जो हिमालय का हिस्सा है, ये भारत के उत्तरी हिस्से में आ रहा है। ठीक है, तो उत्तर से पूर्व के दिशा में ये फैला हुआ है या उत्तर पूर्वी इलाके में है। आप देख सकते हैं हिमालय की अवस्थिति जो है, मुख्यतः जो इलाका है इसका या फैलाव है वो उत्तरी दिशा में है, लेकिन ये पूर्वी दिशा तक यानी कि पूर्व तक, पूरा पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश स्थित है वहां तक ये फैला हुआ है। अब अगर भूगर्भीय रूप से देखेंगे तो ये युवा है। युवा यानी कि नया बना हुआ है। आप आगे देखेंगे कि बनावट की दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। नवीन का मतलब नया यानी कि युवा, और वलित पर्वत श्रृंखला इसका टाइप है। वलित यानी कि मोड़दार, मुड़ा हुआ। आप देखें कि ये सीधा नहीं है, मुड़ा हुआ है। और तरह तरह स्थान पर इसकी ऊंचाई कम या ज्यादा होती रहती है। घुमावदार भी है, मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको वलित पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। और चूंकि ये युवा है यानी कि नया है, आप देखेंगे कि पुराने जो हैं या पिछला वीडियो मेरा देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा, चूंकि गोंडवाना लैंड के बाद के है, ये यूरेशियन प्लेट से जब टकराता है तब बना है, तो ये काफी बाद के समय में इसका निर्माण हुआ है। इसलिए हिमालय को युवा और नवीन वलित पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। आई होप कि ये बात आप समझ पाएंगे। तो ये चीज याद रखना है, हिमालय का टाइप क्या है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, युवा है। और अगर आप इसका देखते हैं कि कहां से कहां तक फैला है, तो सिंधु नदी से लेकर के यह ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। वही ये उत्तर से पूर्व तक की बात की जा रही है। हिमालय की अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखेंगे लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर के आसपास है, और चौड़ाई जो है, चौड़ाई
चौड़ाई जो है वो 240 किलोमीटर एवरेज चौड़ाई है। चूंकि लेंथ तो हम टोटल यहाँ से यहाँ तक माप लेंगे, लेकिन चौड़ाई इसका कहीं कम कहीं अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर एवरेज विड्थ आपको बताया गया है कि जो औसतन चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर की है, जबकि लंबाई इसकी कितनी है, 2500 किलोमीटर। पर इसकी उत्तर और दक्षिण में जो भारतीय स्थान है या शहर हैं, वहां पर लंबाई चौड़ाई पूछी जाती है। तो कश्मीर में, यानी कि जो उत्तरी इलाका है भारत का, कश्मीर में इसकी चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश यानी कि पूर्वी हिस्से में इसकी चौड़ाई कितनी है, 150 किलोमीटर। ये भी आप याद रखिएगा। आगे आप देखिएगा दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं हिमालय के विभाजन की, यानी कि हिमालय को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। और ऐसे और क्लासेस के लिए आपको मैंने बताया कि आप हमारा यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है और ये नोट्स आपको द जीएस सॉल्वर के टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आप देखेंगे अब हिमालय के विभाजन में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वलयों की तीव्रता तथा तीव्रता का मतलब मुड़ाव, कितना तेजी से मुड़ा हुआ है, यानी कितना तीखा मोड़ है। और निर्माण आयु, यानी किस काल में उसका निर्माण हुआ, इसके आधार पर हिमालय को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और ये जो अभी वर्गीकरण आपको स्थिति दिखाई जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी कि ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में स्थित है, फिर वृहद हिमालय उसके दक्षिण में है, फिर लघु हिमालय उसके दक्षिण में, और बाह्य हिमालय सबसे दक्षिण में है, जिसको हम आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय बोलते हैं। तो आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे हैं। सबसे पहले तो जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में बांटा गया है, तीव्रता और निर्माण आयु के आधार पर। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है आपके पास, आप देख रहे हैं ट्रांस हिमालय, जिसको हिमालय के पार या फिर तिब्बत का क्षेत्र भी कहा जाता है। हिमालय के पार कहने का मतलब कि भारत से बाहर इसके कई सारे हिस्से हैं, और ये मुख्य हिमालय के कई लोग इसको मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं भी मानते हैं, क्योंकि इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था और ये सबसे पुराना हिमालय का हिस्सा है, आप ये कह सकते हैं। तो इसको ट्रांस हिमालय बोला जाता है। ट्रांस का मतलब भी होता है पार। फिर आता है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय जिसका सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो बहुत ही तरह तरह के इम्पोर्टेंट जो पर्वत है या फिर पर्वत शिखर है उससे बना हुआ है। ये चीज आगे आपको देखने को भी मिलेगा। वृहद हिमालय को महान हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बृहद हिमालय, महान हिमालय, कई बार इसको मुख्य हिमालय भी बोला जाता है, क्योंकि ये मुख्य हिस्सा है और ठीक बीच का हिस्सा इसको आप कह सकते हैं। तो इसको हिमाद्री हिमाद्री कहने का कारण यह है कि इसके अधिकांश भाग बर्फ से ढके रहते हैं, तो ये हिमाद्री या महान हिमालय या मुख्य हिमालय या वृहद हिमालय कहलाता है, वृहद। फिर आता है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं और इसको मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है सबसे लास्ट वाला, यानी सबसे दक्षिणी हिस्से में स्थित, जिसको हम बाह्य या फिर उप हिमालय और शिवालिक भी इसी को कहा जाता है। तो ये चारों नाम आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय में आप देखेंगे दोस्तों कि यह बृहद हिमालय, वृहद हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। यानी कि अगर आप मैप के हिसाब से देखते हैं, मान लो ये ऊपरी हिस्सा है आपका मैप का इस तरीके से, तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे उत्तर में जो हिमालय स्थित है, ये सबसे उत्तरी हिस्सा सबसे ऊपर का, ठीक है, ये कौन सा है? ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद हमने क्या बताया, इसके बाद आएगा आपका वृहद या महान हिमालय, फिर आएगा लघु हिमालय, फिर शिवालिक। तो शिवालिक काफी नीचे आता है, यहाँ पर मैंने एक रफ आइडिया आपको दे दिया याद रखने के लिए। ट्रांस, फिर ग्रेटर, फिर मिडिल और फिर आउटर। तो टीजीएमओ आप याद रख सकते हैं एक तरह से, या उल्टा याद रखना है तो ओम जीटी याद रख सकते हैं, ओम जीटी। ओम का मतलब आउटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय और फिर ट्रांस हिमालय होते हैं। यहाँ पर ट्रांस हिमालय की आपको मैंने बता दिया कि यह वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी कि ये अगर वृहद हिमालय है तो इसके उत्तर में जो स्थित है वो ट्रांस हिमालय हो गया। इसका अंतिम उत्थान जो हुआ था, यानी लास्ट टाइम इसमें जो चेंजेज आए थे वो क्रिटेशियस टर्शियरी कल्प में हुआ था। ये एक कल्प है, यानी कि टाइम पीरियड है क्रिटेशियस टर्शियरी, और इस कल्प में होने के कारण ही इसको हिमालय से भी प्राचीन माना जाता है। यानी कि हिमालय की जो बाद की या फिर मुख्य हिमालय का जो एरिया है, जैसे बृहद हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय, इन सबसे प्राचीन इसको यानी कि पुराना माना जाता है।
और ट्रांस हिमालय से उत्पन्न जो नदियां हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट नदियां ट्रांस हिमालय से निकलती हैं, जिसमें सतलज है, आपका सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है। तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं, तीनों याद रखिएगा। एसएसबी यानी कि सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे हैं। आता है कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो ट्रांस हिमालय में स्थित पर्वत श्रेणियों में काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है और फिर कैलाश है। और ये भी इसी तरीके से लिखे गए हैं, लाइन बाय लाइन, यानी कि सबसे उत्तर में काराकोरम आता है, फिर लद्दाख आता है, ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, फिर जास्कर हो गया, और फिर जास्कर के पूर्व हिस्से में या दक्षिण पूर्व हिस्से में आता है कैलाश। ठीक है, तो ये चारों हैं, आप देख सकते हैं। पहला है काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, फिर जास्कर और फिर आता है कैलाश। तो ये 4 पर्वत श्रेणियां प्रमुख हैं जो ट्रांस हिमालय में स्थित हैं। ये मैप में भी मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप देखिएगा। सबसे पहले काराकोरम है, सबसे उत्तर में, जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। फिर आप देखेंगे यहाँ लद्दाख है, लद्दाख पर्वत श्रेणी जो कि काराकोरम के ठीक बाद है। उसके बाद है जास्कर, और जास्कर के ठीक यहाँ पूर्व में या दक्षिण पूर्व में आप देखेंगे कैलाश पर्वत श्रृंखला है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला जो है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और ठीक इसके बाद आता है, यानी कि ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां खत्म होती हैं, उसके बाद ये जो लाइन आपको दिखाया गया है, जो यहाँ पर सिक्किम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश पहुंच रहा है, ये है वृहत हिमालय या फिर महान हिमालय जिसको कहा जाता है। और इसके ठीक नीचे है आपका पीर पंजाल, जो कि लघु हिमालय का हिस्सा है। लघु हिमालय के बाद आता है सबसे लास्ट में यहाँ पर ट्रांस मैं बोल रहा हूँ, बाह्य या फिर शिवालिक या उप हिमालय। लघु हिमालय जिसको लेसर हिमालय हम बोलते हैं, या फिर मध्य हिमालय। तो ये है जो इंडिया में 3 प्रमुख है। जैसे देखो, महान हिमालय सबसे ऊपर का हिस्सा हुआ 1 नंबर, फिर सबसे लास्ट में आता है शिवालिक, और इसके बीच में जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा लघु हिमालय, जिसका जो सबसे लंबा रेंज है वो पीर पंजाल रेंज है। अब आपको मैंने ये तो समझा दिया कि ट्रांस हिमालय के जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, उसमें काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश है, KLJK याद रख सकते हैं आप। कैलाश जो है ये पश्चिमी हिस्सा, आप कह सकते हैं काराकोरम का नहीं, पूरे ट्रांस हिमालय का। अब यहाँ पर देखेंगे काराकोरम के बारे में, यानी कि 1 बाय 1 इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर काराकोरम की बात करें तो ट्रांस हिमालय का ये सबसे उत्तरी हिस्सा है और उत्तर पूर्व में ये स्थित है। उत्तर पूर्व अगर हम ऐसे बनाते हैं तो ये इस तरफ है, तो उत्तर पूर्व का हिस्सा है, आप याद रखिए काराकोरम। और इसको एशिया की रीढ़ भी कई बार कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कई बार कहा जाता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला को। ध्यान रखिएगा, भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन को माना जाता है, ये काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। तो इसको आप ट्रांस हिमालय का हिस्सा भी मान सकते हैं, और काराकोरम श्रेणी में तो है ही। तो केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन, जिसका जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर, वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और ये फिलहाल पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो होता है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। भारतीय भूभाग में अगर बात करेंगे तो काराकोरम श्रेणी जो है, और खासकर गॉडविन ऑस्टिन यानी कि केटू, ये दोनों ही पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा आप ये याद रख सकते हैं कि केटू को गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। केटू को गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। केटू यानी कहा गया गॉडविन ऑस्टिन को। आगे देखते हैं काराकोरम के बारे में। आप देख सकते हैं कि काराकोरम के दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन से श्रेणियां स्थित हैं। तो काराकोरम के दक्षिण पूर्व में कैलाश श्रेणी स्थित है, जो कि ट्रांस हिमालय का पश्चिमी हिस्सा है। और दक्षिण में लद्दाख श्रेणी स्थित है, और पश्चिम में पामीर का पठार है, पश्चिम में पामीर का पठार स्थित है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आप देखेंगे अब कि ओल्ड टू न्यू यानी निर्माण कालक्रम के अनुसार पहले कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण सबसे पहले हुआ था, उसके बाद बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक। तो जिस लाइन में या फिर जिस क्रम में आपने याद किया है उसी क्रम में यह है, ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। यहाँ त आएगा, ध्यान रखिएगा, द नहीं, बृहद हिमालय। आप यहाँ युग का नाम भी देख सकते हैं, ट्रांस हिमालय क्रिटेशियस टर्शियरी कल्प में बना है। फिर बृहद हिमालय की बात करोगे तो ओलिगोसिन युग में बना है, जो कि 34 से 23 मिलियन वर्ष पूर्व का समय है। फिर लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय की बात करोगे तो मध्य मायोसिन युग में बना है, जो कि 14 मिलियन वर्ष पूर्व निर्माण हुआ है इसका। और शिवालिक की बात करोगे तो ये प्लायोसिन युग में निर्मित हुआ है,
जिसका टाइम पीरियड जो है वो 5.3 टू 2.5 मिलियन ईयर्स अगो है। दोस्तों अब घाटी क्या होता है, वैली के बारे में पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का जो समतल मैदान होता है उसको हम बोलते हैं घाटी यानी वैली। जैसे ये मान लो पहाड़ है एक, फिर ये पहाड़ है, तो ये इनकी चोटियां हुई, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जो बॉटम का हिस्सा है, जो समतल होता है, एक्चुअली में यहाँ पर ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन जब भी दो पहाड़ तो डायरेक्ट यहाँ से नहीं उठता है, बीच में कुछ समतल भूमि रहता है, फिर दूसरा दूसरा उठता है ऊपर। तो यहाँ पर बीच का जो समतल इलाका है ये वाला, इसको हम बोलते हैं वैली। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। इसके अलावा नदी घाटी भी होता है। अगर कोई नदी है तो उसके किनारे का जो जमीन है, जमीनी इलाका जो उपजाऊ भाग होता है, उसको भी नदी घाटी बोला जाता है, लेकिन वहां नदी जुड़ता है। घाटी उसको भी बोलते हैं, लेकिन नदी घाटी, केवल घाटी बोला जाए तो आप डायरेक्ट पहाड़ वाली घाटी समझ लेने। दो जो पहाड़ हैं उनके बीच का जो समतल इलाका है उसको हम घाटी बोलते हैं। अब सिंधु नदी के बारे में ध्यान दीजिएगा कि जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में ये बहती है। यानी कि सबसे पहले हमने देखा काराकोरम, फिर लद्दाख के एल, और फिर उसके बाद हमने देखा लद्दाख के बाद जास्कर के एल जे के, और जो आपका कैलाश पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण पूर्वी हिस्से में है। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर ये लद्दाख है, ये आपका लद्दाख हो गया, लद्दाख श्रेणी, और ये जास्कर श्रेणी, तो इसके बीच से होकर प्रवाहित होती है कौन? सिंधु नदी। तो ये ध्यान रख सकते हैं, जो सिंधु नदी है दोस्तों वो जास्कर और लद्दाख के बीच से होकर प्रवाहित होती है। और एक कश्मीर में स्थान है, लद्दाख में अब बुंजी नामक स्थान है। बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को यह काटकर भारत का सबसे गहरा गॉर्ज, जिसकी जो गहराई है वो करीब करीब 5200 मीटर की है, का निर्माण करती है। तो सबसे पहला बात कि भारत का सबसे गहरा गॉर्ज कौन सा हुआ, ये हुआ बुंजी नामक स्थान पर जो गॉर्ज है वो। और ये किस नदी द्वारा बनाया जाता है? सिंधु नदी द्वारा। और कहाँ पर बनाया जाता है, या किस पर्वत श्रृंखला को काटकर? लद्दाख श्रेणी को काट करके। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? सिंधु नदी के द्वारा। और सिंधु नदी प्रवाहित कहाँ से होती है? जास्कर और लद्दाख दोनों के बीच से होकर के। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा, अब आपके पास है वृहत, मुख्य, महान, आंतरिक या हिमाद्री हिमालय। तो इसके कई सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं। एक तो वृहद, फिर मुख्य। मुख्य कई बार लघु हिमालय को भी मुख्य बोल दिया जाता है, लेकिन मेन जो नाम आपको देखने को मिलेगा वृहत, महान या हिमाद्री, ये तीन याद रखिए। वृहद, महान या हिमाद्री। इंग्लिश में ग्रेटर है आपका, हिमाद्री को इंग्लिश में हिमाद्री ही लिख करके आता है। वृहद और महान दोनों को हम ग्रेटर ही बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर हिमालय आप याद रख सकते हैं। अब देखिए इसके बारे में वन बाय वन करके हम इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। सबसे पहले तो यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और ऊंची श्रृंखला है। सतत यानी कि बिल्कुल रेगुलर रहने वाली, और ऊंची यानी कि यहाँ पर कई सारी ऊंची, जैसे कि आप देखेंगे विश्व का जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो भी आपका महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय का ही हिस्सा है। तो ये चीज आगे हम देखेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि इसमें लगभग 6000 से 6100 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत शिखर शामिल हैं। किसमें? वृहत हिमालय में। आप देखेंगे कि विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर की है, वह इसी श्रेणी यानी महान हिमालय का एक हिस्सा है। और माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों, ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिए। कई बार ये सवाल रेलवे में पूछा गया है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, कंचनजंगा, वो भी आपका वृहद हिमालय का हिस्सा है, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अगर केटू को छोड़ दें तो देखो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वो तो हिमालय का हिस्सा है ही, हिमालय में वृहद हिमालय का। उसके बाद दूसरा जो सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है दुनिया में वो है केटू, जो कि है आपका लद्दाख में स्थित। अगर भारत के हिसाब से हम देखें तो लद्दाख में स्थित है, और ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है या फिर एक पर्वत है। और तीसरा आता है कंचनजंगा, जो कि वृहद हिमालय का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई जो है 8598 मीटर की है, 8598 मीटर। भारत में कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में इसका हिस्सा आता है, और ये नेपाल में भी इसका कुछ हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं नेपाल और सिक्किम के सीमा पर कंचनजंगा स्थित है। पूर्व में इसके यानी कंचनजंगा के पूर्व में तीस्ता नदी है, और पश्चिम में तामुर नदी है, याद रख सकते हैं। महान हिमालय के जो अन्य ऊंचे पर्वत हैं, यानी कि अगर आप माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा को छोड़ दो तो और इंपॉर्टेंट ऊंचे पर्वत हैं, जैसे नंदा देवी है उत्तराखंड में, नंगा पर्वत, कामेत, नमचा बरवा,
अरुणाचल प्रदेश में इत्यादि। हिमालय के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट हम बातें देख लेते हैं। सबसे पहले तो महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है वो कैसी है? असममित है, यानी एसिमेट्री है, एक जैसी नहीं है, बिल्कुल एक समान उनका शेप नहीं है। और जो इसका निर्माण हुआ है वो रवेंदार आग्नेय या फिर कयांत्रित शिलाओं जो ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं उनसे हुआ है, ठीक है। यानी कि किस प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय हैं या कयांत्रित हैं, और वो ग्रेनाइट से निर्मित है। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसका क्रोट जो है वो ग्रेनाइट से बना है और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का भी प्रवाह होता है और यही कारण है, बर्फ से ढके रहने के कारण ही इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो सतत वाहिनी है, खास करके महान हिमालय से हमेशा बहने वाली हैं। सतत वाहिनी का मतलब हमेशा उनमें पानी मौजूद रहता है, सूखती नहीं है। कारण क्या है कि वो हिमानियों से निकलती हैं और वो वहां पर बर्फ बहुत ज्यादा या काफी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए पानी हमेशा मौजूद रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मिडिल या फिर लेसर हिमालय की बात करेंगे, जो कि निम्न, लघु या फिर हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसको कई बार जाना जाता है। सबसे पहले तो इसका निर्माण जो हुआ है वो अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। संपीड़ित का मतलब जो, और वो अधिक संपीड़ित है तो और मजबूत होगा। ऊंचाई जो है वो लगभग 3500 से 4500 है, कई बार ये 3700 से 4700 भी देखने को मिलता है आपको। चौड़ाई जो है वो 60 से 80 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, ऊंचाई यहाँ पर मीटर में और चौड़ाई किलोमीटर में लिखा गया है। यानी कि ये आपका 60 से 80 किलोमीटर इसका चौड़ाई है। 60 का मतलब 60,000 मीटर हो गया। अगर मीटर में बात करोगे तो 60,000 से 80,000 मीटर है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है। अवस्थिति यानी कि कहाँ स्थित है यह? तो जो लघु हिमालय है वो महान हिमालय के दक्षिण में उसके समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। यानी कि सबसे ऊपर तो आता है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय का हिस्सा आता है, उसके बाद ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय, उसके बाद आता है लघु हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय, और चौथे नंबर पर आएगा शिवालिक। प्रमुख पर्वत श्रेणियों की हम बात करें, कौन सी पर्वत श्रेणियां जो हैं वो निम्न हिमालय या फिर लघु हिमालय की हिस्सा है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पीर पंजाल है, जो कि कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल जो है वो लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, ये याद रखिए, कई बार ये पूछा जाता है। तो लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो गई पीर पंजाल। दूसरा है धौलाधर, फिर नागटिब्बा और महाभारत। और पीर पंजाल के दो प्रमुख दर्रों का नाम आप जरूर याद रखिए। पीर पंजाल के दो प्रमुख जो दर्रे हैं, एक तो बनिहाल दर्रा और एक बुर्जिला दर्रा। कई बार ये पूछा जाता है कि ये किस पर्वत श्रेणी के हिस्सा हैं, तो दोनों ही पीर पंजाल के हिस्सा हैं। प्रमुख घाटियां यानी कौन कौन सी घाटियां हैं आपका लघु हिमालय में? तो कश्मीर घाटी है, फिर लाहौल, स्पीति, कांगड़ा और कुल्लू, ये चारों जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित घाटियां हैं। कश्मीर तो आपका कश्मीर में ही है। तो ये प्रमुख घाटियां हैं जो आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर वृहद हिमालय, लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसको एमसीटी कहा जाता है कि ये द्वारा अलग होता है। यानी वृहद हिमालय जो ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद जो लघु हिमालय आता है, तो दोनों में जो अलग करता है दोनों को, वो कौन करता है? एमसीटी यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि ये हिमालय का एक भाग है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे बाद वाला, यानी कि बाह्य या फिर शिवालिक या उप हिमालय हम ही है इसका। आप देख रहे हैं यहाँ पर आउटर हिमालय, और आउटर हिमालय नाम होने से ये चीज तो क्लियर है कि ये सबसे बाहरी हिस्सा है या फिर सबसे नीचे का हिस्सा है, आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी या फिर निचली, आप मैप के हिसाब से बात करोगे तो श्रृंखला है। यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सबसे नवीन क्योंकि ये सबसे बाद में बना है। आपको याद होगा पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर उसके बाद के समय में बना ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद आता है लघु हिमालय यानी कि लेसर हिमालय, और फिर उसके बाद आता है शिवालिक या फिर आउटर हिमालय। तो ये आप याद रख सकते हैं। चौड़ाई जो है शिवालिक की वो 10 से 50 किलोमीटर की है और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक इसकी ऊंचाई मापी गई है। आगे आप देखेंगे ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से जो नदियां निकलती हैं उनके द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से हुई है।
और दून के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि निम्न हिमालय जो है और शिवालिक दोनों के बीच स्थित लंबवत घाटियां जो हैं वो दून कहलाती हैं। मतलब ये कि मान लीजिए अगर ये ट्रांस हिमालय है, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद ये आ गया लेसर हिमालय जिसको निम्न हिमालय या फिर हम लघु हिमालय बोलते हैं, उसके बाद आता है आपका शिवालिक। तो शिवालिक और लेसर हिमालय दोनों के बीच जो स्थित लंबवत घाटियां हैं, सबसे पहले घाटी क्या होता है, मैंने बताया कि दो पहाड़ों के बीच जो समतल स्थान होता है उसको घाटी बोलते हैं। तो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच जो लंबवत घाटियां हैं उनको दून कहते हैं। और यहाँ पर कोनधारी वन और छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। पश्चिम, खासकर पश्चिमी हिस्सों में आप देखेंगे तो इसे दून, और पूर्वी में हिस्सों में इसको द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे दून में आप देखेंगे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब स्थान का नाम है, और द्वार में जैसे हरिद्वार है। ठीक। अब आगे आप देखिएगा यहाँ पर शिवालिक के बारे में। तो शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद यानी फुट हिल्स क्षेत्र में पश्चिम में, एक मिनट, पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले जलोढ़ एवं गुटिका निक्षेपित मैदान को भाबर के नाम से जाना जाता है। खासकर आप ऐसे देख सकते हैं कि शिवालिक क्षेत्र में सिंधु से पूर्व में और तीस्ता या तीस्ता के पश्चिम, या फिर आप सिंधु और तीस्ता के बीच डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हो, सिंधु नदी और तीस्ता नदी के बीच जो फैला हुआ इलाका है, जो खासकर जलोढ़ और निक्षेपित मैदान से बना हुआ है, उसको भाबर कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर तक की होती है। और भाबर मैदान की जो चौड़ाई है ये पूर्व में कम होती है, लेकिन पश्चिम में ये अधिक पाई जाती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये बढ़ती हुई जाती है। आप आगे देखेंगे तो भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर तक चौड़ाई होती है। या फिर भाबर जो स्थान है इसके दक्षिण में कह रहा है कि 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र पाया जाता है, जिसे तराई कहते हैं। तो आगे अब बढ़ते हैं हम। आगे आप देखेंगे तो अब बुक का नोट्स आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। आप यहाँ पर इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। इसके डायग्राम में वही है, पहले काराकोरम दिखाया गया, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, और इधर कैलाश पर्वत है। तो ये वही वाला है जो चीज़ मैंने बता दिया है। और इसमें जो भी चीज़ें हैं लगभग मैंने बता दिया है। जो छूटा हुआ अगर कोई चीज़ होगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये सारा चीज़ मैंने बता दिया तराई वाला, आप देखेंगे कि ये सारा चीज़ मैंने कवर कर दिया है उसमें। और चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, मैं बुक से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो अभी हमने देखा उसके निर्माण काल और वलयों की तीव्रता के आधार पर हिमालय को 4 भागों में उसको विभाजित किया गया है, जिसमें आपने देखा ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद आता है महान हिमालय, फिर लेसर हिमालय, और फिर आता है आपका सबसे लास्ट में शिवालिक, जिसको आउटर हिमालय बोला जाता है। अभी आप देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी हिमालय को विभाजित किया गया है। पश्चिम से पूर्व इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। यानी ये जो क्लासिफिकेशन है हिमालय की, ये नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर है। जैसे देखेंगे सतलज एवं सिंधु के बीच जो स्थित हिमालय है उस भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है, सतलज नदी और सिंधु नदी। तो SSP आप याद रख सकते हैं, SSP यानी सतलज और सिंधु के बीच पंजाब। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये तो हमने बोल ही दिया आपको। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। तो सतलज और काली नदी के बीच जो है वो कुमाऊं हिमालय है। ठीक है, SSSKK आप ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर KKS। KKS का मतलब काली और सतलज के बीच कुमाऊं हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच कौन सी नदी है, सॉरी, काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय है, उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय का हिस्सा है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। ऐसे ही तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो हिमालय है उसको असम हिमालय बोला जाता है। आगे आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड जो है यानी कि गॉर्ज जो है, दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तिरछा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। यानी कि दिहांग जो गॉर्ज है उसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर तिरछा मोड़ बनाता है।
और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैलते जाता है और इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और ये खासकर भारत में उत्तर पूर्वी राज्य जो है, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर, ये सब इत्यादि पहाड़ियां हैं जो कि पूर्वी राज्यों की पहाड़ियां हैं। आप देखेंगे आगे, भारत के लिए हिमालय का बहुत अधिक महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, यानी ठंडी बहुत अधिक पड़ती। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता, क्योंकि आप देखेंगे सिंधु के बारे में, जैसे सिंधु नदी चूंकि ट्रांस हिमालय से निकलने वाली एक नदी है और उसके द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी सब लाई जाती है, उसके कारण ही सिंधु गंगा मैदान इतना अच्छे से विकसित हो पाया है। साथ ही साथ मॉनसून का जो प्रतिरूप है, वर्तमान स्थिति जो है मॉनसून का भारत में, इस प्रतिरूप से भी ये अलग होता है, यानी कि मानसून अभी जिस टाइप का हमारे भारत में होता है उस प्रकार का मानसून देखने को नहीं मिलता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। आपको पता होगा कि जो दक्षिण पश्चिम इलाके से जो भी मानसून पवनें निकलती हैं, वो जाकर के हिमालय पर्वत से टकराती हैं और हिमालय को पार न कर पाने के कारण हिमालय से टकराकर वापस भारतीय उपमहाद्वीप में ही वो वर्षा का कारण बनती हैं। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, सिंधु हो गई, गंगा हो गई, उनकी सहायक नदियां हो गई, अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। तो ये कई बातों में, कई तरह से, भौगोलिक दृष्टि से भी और कृषि के हिसाब से भी आप देखेंगे भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये जो हिमालय है। अब बात करते हैं अटल टनल की। अटल टनल जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर की है। ये जो अटल टनल है ये हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो इसकी लंबाई जो कि 9.02 किलोमीटर की है और किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। पीर पंजाल ध्यान रखिएगा, लेसर हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसी में अटल टनल बनाया गया है जो कि लेह मनाली हाईवे पर बना है और हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। यह पूरे वर्ष लद्दाख के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों और मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सड़क सीमा संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने ही इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ही इसका नाम अटल टनल रख दिया गया। अब हिमालय के अनुदैर्घ्य उत्क्रम के बारे में भी आप थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम यानी थ्रस्ट एवं भ्रंश दरार, जिसको फॉल्ट बोलते हैं, पाए जाते हैं। भ्रंश या दरार जो पहाड़ का टूटा हुआ हिस्सा होता है, यानी कि ये कटा हुआ पहाड़, ये और बीच में जो इलाका है उसको दरार बोलते हैं या भ्रंश या फॉल्ट बोल सकते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट, जिसको एमएफटी बोलते हैं, वो मिलता है। दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बढ़िएगा तब। एमएफटी एवं एमबीटी का मतलब हुआ मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय यानी कि शिवालिक का विस्तार है। साथ ही आप देखेंगे एमबीटी यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट जो था एवं एमसीटी यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, अच्छा यहाँ पर थ्रस्ट है, के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है जो हमने दिखा ही दिया। इसके ऊपर वृहद हिमालय जिसे सीसीजेड यानी सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है। किसको? वृहद हिमालय, ध्यान रखिएगा, भी कहा जाता है, का विस्तार है। किसके ऊपर? लघु हिमालय के ऊपर की बात कर रहा है। एमसीटी यानी कि जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है के ऊपर एचएचसी यानी हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालयन एचएचसी एवं एसटीडीएस यानी साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। किसकी बात कर रहा है? तिब्बत हिमालय की। तिब्बत हिमालय आप ट्रांस हिमालय सोच सकते हैं। ट्रांस हिमालय में तिब्बत का अधिकांश क्षेत्र शामिल है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र है यानी इंडस सांगपो सचर जोन है, जिसको आईटीएसजेड बोलते हैं। आगे आप देखिएगा कि आईटीएसजेड के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण
यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण भूकंप प्रवण रहता है, यानी भूकंप आने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो यहाँ पर नोट्स खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है हमें। कथन है यहाँ पर, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, और कारण दिया गया है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश हिस्सा जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहली लाइन जो है, ये हमने नोट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो सतत वाहिनी होती हैं। कारण क्या होता है कि बर्फीले इलाके जो हैं वहां से नदियां निकलती हैं, और बर्फ ज्यादा रहने के कारण ये सतत वाहिनी है जिसमें हमेशा पानी मौजूद रहता है, सूखती नहीं है। इसके अलावा ये अब कथन तो चूंकि सही है उसके हिसाब से। अब कारण में देखेंगे तो हमने हिमालय की महत्व को भी पढ़ा था, और इसमें ये पढ़ा कि हिमालय जो है भारत को किस प्रकार फायदा पहुंचाता है। भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जो इधर से जाता है, देखो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून जाता है और उत्तरी हिस्से में या उत्तर पूर्व हिस्से में जो हिमालय खड़ा है उससे टकरा करके ये वापस भारत में ही आ जाता है, यानी कि भारतीय महाद्वीप में ही ये वर्षा का कारण बनता है। तो कथन तो ये भी कारण भी सही है यहाँ पर, लेकिन इस कथन के लिए सही नहीं है, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसका हिमालय से निकलने वाली नदियों से कोई लेना देना नहीं है। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो उत्तर या उत्तर पूर्वी इलाके से निकलती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून है जो कि अरब सागर और हिंद महासागर इत्यादि से निकलने से उत्पन्न होता है। तो इनका हिमालय से निकलने वाली नदियों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कारण इस कथन के हिसाब से सही नहीं है। तो हम ये बोलेंगे इसमें कि देखो ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चूंकि दोनों सही है इसलिए हम किसी को गलत तो नहीं बोल सकते, व्याख्या बस सही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ सही है। आगे आप बुक का भी डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना, यानी कि ग्लेशियर से ये निकलती हैं, और ग्लेशियर चूंकि बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ होता है इसलिए पानी खत्म नहीं होता है, यहाँ पर पानी सूखता नहीं है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है, इसलिए दोनों सही है, लेकिन कारण यहाँ पर कथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अगला सवाल इसी टाइप का है, आपको कथन और कारण दिया गया है, आप देखेंगे ये यूपी पीसीएस प्री 2024 का सवाल है। देखिए कथन क्या है, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, और कारण क्या है, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है। इसका सही उत्तर आप तब बता पाएंगे जब आप पिछला मेरा वीडियो जो कि ज्योग्राफी का है, यानी कि क्लास 7 आपने अगर देखा होगा तो आप इजीली ये बता पाएंगे। उसमें मैंने बताया भी था कि अभी भी जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रहा है, और अभी भी इस टकराव से हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। और इस हिसाब से आप देखेंगे तो हिमालय अभी भी ऊंचा बढ़ ही रहा है, और इसका कारण ये सही बिल्कुल लिखा गया है कि भारतीय जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है। और भारतीय प्लेट अभी भी उत्तर की ओर ये गति कर रहा है, बहुत धीमी गति से, जो कि पता नहीं चल पाता है, लेकिन उत्तर की ओर गति कर रहा है। और इसी गति के कारण ये यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, और इस टकराव के कारण ही हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आप यहाँ डिटेल में देखेंगे, हिमालय अल्पाइन क्रम का नवीन वलित पर्वत है जिसमें विश्व की अनेक सबसे ऊंची चोटियां हैं। हिमालय युवा है और विवर्तनिक रूप से सक्रिय है। लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट जो कि वृहद प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था का उत्तर, यानी वर्तमान में उत्तर पूर्व, उस समय के हिसाब से वो उत्तर था, लेकिन वर्तमान अवस्थिति के हिसाब से उत्तर पूर्व की ओर ये खिसक रहा है, और यह यूरेशियाई जो प्लेट है उससे टकराया उस समय भी, अभी भी टकरा ही रहा है, लेकिन अब धीमा गति से, जिससे दोनों के बीच स्थित जो टेथिस सागर था वो खत्म हो गया मान लीजिए, या फिर मलबे में बदल गया, और उसी का मलबा जो ऊपर उठा तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है वो लगातार बहुत धीमी गति से अभी भी बढ़ रही है। तो ये कथन और कारण दोनों ही सही हैं।
अगला सवाल आप देखेंगे दोस्तों, निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। कथन है हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। ये तो सही है, अभी हमने देखा। कारण हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत जो है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत वो हिमानियों से है, यानी ग्लेशियर से है। ये भी सही है, तो कथन और कारण दोनों सही हो गया। तो हम ये कहेंगे, पहले गलत तो नहीं है तो इसको हटा दो और इसको भी हटा दो। यहाँ कह रहे हैं दोनों सही है, लेकिन पुष्टि सही नहीं है। पुष्टि भी यहाँ पर सही है, क्योंकि ग्लेशियर से निकलने के कारण ही हिमालयी नदियों में हमेशा ही जल रहता है, कभी भी वो सूखती नहीं है। अगला सवाल है, हिमालय की जो रचना है वो समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम कौन सी है? देखो, हमने बोला था कि प्राचीनतम, अब अगर इसमें ट्रांस हिमालय रहता तो हम ट्रांस हिमालय को पहले लगाते कि वो सबसे पुराना है। लेकिन ट्रांस हिमालय के बाद अगर देखोगे ऑप्शन में ट्रांस नहीं है, तो इसमें से वृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय, मैंने बताया था सबसे ऊपरी लाइन ट्रांस हिमालय याद रखिए, टी उसके बाद ग्रेटर हिमालय, जी उसके बाद लेसर हिमालय, एल और उसके बाद शिवालिक, TGLS याद रखिए, TGLS। और इसी क्रम में इनका निर्माण भी हुआ है, पहले ट्रांस हिमालय बना, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, फिर शिवालिक। तो यहाँ पर ट्रांस तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम वृहद हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय ऑप्शन सी को सही लगाएंगे। आप डिटेल में देखेंगे, उपयुक्त विकल्पों के अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, जो कि ओलिगोसिन युग, जो कि 34 से 23 मिलियन वर्ष पूर्व का समय है, उसमें इसका निर्माण हुआ है। और ये चीज मैंने अपने नोट्स में भी आपको बताया था। अगर आपने नोट्स नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, लास्ट से बिल्कुल भी ना देखें, शुरू से देखिए। और इससे पहले की स्टार्टिंग के 7 क्लासेस आप ज्योग्राफी के जरूर देखें। और हिस्ट्री की बात करें तो लगभग 7 क्लासेस या 7 घंटे की क्लास, 7 क्लासेस नहीं, 7 घंटे की क्लासेस लगभग हिस्ट्री की भी अपलोड है, अलग अलग पार्ट में वो कवर किया गया है। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी अलग अलग पार्ट में भी कवर है, और एक साथ मैराथन वीडियो भी है जो कि 10 घंटे से अधिक का वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लीजिए। पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास भी बहुत जल्द आएगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करके जाइए। पता नहीं कैसे व्यूअर हैं हमारे, सारे लोग देखते हैं, लाइक भी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन कमेंट बिल्कुल नहीं करते। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने लोग भी वीडियो देखते हैं एटलीस्ट एक एक कमेंट जरूर करें और एक एक लाइक भी जरूर करें। आप देखेंगे कि वृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय जो है वो सबसे प्राचीन है। ये मध्य मायोसीन काल में लगभग 14 मिलियन वर्ष पूर्व बना है। और सबसे जो नवीनतम है वो है शिवालिक, जो कि प्लायोसिन युग में यानी कि 5.33 से 2.58 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित हुआ है। आप देखेंगे कि वृहत, लघु और शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी कल्प के विभिन्न युगों में हुआ है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक जो संभव भौगोलिक प्रभाव है वो क्या पड़ता? आप देखिए, पहला है यहाँ पर, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। ये सही है, हमने नोट्स में देखा था कि साइबेरिया से जो शीतलहर चल के आता, अब चूंकि हिमालय है बीच में खड़ा, तो हिमालय से टकरा के वो शीतलहरें उधर ही तिब्बती इलाके में या फिर चीन के इलाके में रह जाती हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर तो भारत में नहीं आ पाती हैं, कारण है हिमालय। तो ये पहला कथन तो सही है। दूसरा क्या है कि सिंधु गंगा मैदान जो इतनी अच्छे से विस्तृत है और विकसित है, जलोढ़ मृदा से ये वंचित हो जाती, यानी कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी नहीं पाया जाता और इसके कारण इनकी उपज भी कम हो जाती। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमने देखा था, क्योंकि सिंधु और गंगा दोनों ही हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। तो ये नदियां जो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती हैं, उससे सिंधु गंगा मैदान बिल्कुल वंचित रह जाता और उपज बहुत कम हो जाती। मानसून का जो वर्तमान स्वरूप है या प्रतिरूप है वो भी अलग होता, आज के समय जैसा मानसून भारत में नहीं पाया जाता। तो ये तीनों ही कथन सही है, इसलिए हम ऑप्शन डी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान स्थित इतनी जो सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से ये वंचित हो जाती, और साथ ही साथ मानसून का जो प्रतिरूप है वो वर्तमान प्रतिरूप से अलग होता है। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली नदियां सिंधु, गंगा और उनकी सहायक नदियां अपरदन और निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ जो मैदान है उसका निर्माण करती हैं। तो इस हिसाब से भी जो हिमालय पर्वत है वो भारत के लिए काफी लाभदायक। अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उप हिमालय आपको याद होगा, जो आउटर हिमालय है, आउटर हिमालय जो है, हमने नोट्स में भी पढ़ा था दोस्तों कि जो आउटर हिमालय है, मान लो ये आउटर हिमालय है, तो इससे सटा हुआ जो निचला हिस्सा है जो सिंधु और
तीस्ता नदी के बीच में स्थित इलाका है जो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? यही सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तराई तो नहीं बोलते हैं, ना ही दून बोलते हैं, और खादर बिल्कुल अलग चीज हो गया, उसको हम भाबर बोलते हैं। और सॉल्यूशन में अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्लियर गिवन है कि उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र, गिरिपथ यानी कि निचला इलाका जो है, जिसको हम फुट हिल्स बोलते हैं, उसमें पश्चिम में सिंधु और पूर्व में तीस्ता के बीच फैले गुटिका कंकर बजरी यानी कि जलोढ़ के निक्षेपण से निर्मित जो मैदान है उसको भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा होता है और हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में यानी निचले क्षेत्र में कई कंकर और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है, ये आप याद रखिए। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत जो है पर्वत पदीय प्रदेश है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है कौन सा इसमें से? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, अरावली या फिर बृहद हिमालय? अब देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। पर्वत पदीय का क्या मतलब हुआ? देखो, पर्वत पदीय का मतलब पर्वत के ठीक नीचे का हिस्सा। हालांकि अगर ऐसे पूरे हिमालय में देखेंगे तो सबसे नीचे शिवालिक आता है, जिसको हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं, शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय, जिसको आउटर हिमालय बोलते हैं। फिर भी आप आंसर एक बार देखिए, यहाँ पर क्या गिवन है। आंसर में गिवन है कि हिमालय के सबसे बाहरी प्रदेश जो शिवालिक श्रेणी है या फिर बाह्य हिमालय है के पर्वत पदीय पर भाबर प्रदेश स्थित है। हमने अभी पढ़ा था कि जो शिवालिक है, शिवालिक इसके ठीक नीचे जो स्थित इलाका है उसको हम भाबर बोलते हैं, भाबर, जो कि 8 से 16 किलोमीटर तक इसका चौड़ाई है। आप पिछले क्वेश्चन में ये चीज देख भी सकते हैं, यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है वो 8 से 16 किलोमीटर है और ये जलोढ़ मिट्टी और कंकर बजरी इत्यादि से बना हुआ है, उपजाऊ इलाका है, सिंधु और तीस्ता के बीच में स्थित है। आप यहाँ देखेंगे शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के बीच कई चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। आप देख रहे हैं यहाँ पर शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा है? अरावली की, हिमालय की, पश्चिमी घाट की या फिर सतपुरा की? निश्चित तौर पर ये हिमालय की एक भाग है। शिवालिक जो है अरावली राजस्थान में इसका इलाका है और भी आसपास के इलाकों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट और सतपुरा भी अलग अलग चीजें हैं। सतपुरा मध्य प्रदेश में सतपुरा रेंज है। पश्चिमी घाट पश्चिमी जो आप देखेंगे कर्नाटक हो गया आपका, उन सब इलाकों में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। अगला है शिवालिक श्रेणी का निर्माण। हमने देखा था सेनेजोइक में, ये मैंने नोट्स में भी बता रखा था, आप यहाँ भी देख सकते हैं। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण सेनेजोइक महाकल्प के नियोजिन कल्प के प्लायोसिन युग में हुआ है, जो कि 5.33 से 2.58 मिलियन वर्ष पूर्व है। ये बीपीएससी में आया हुआ सवाल है 1997 में। याद रख सकते हैं सेनेजोइक, या और अच्छे से याद रखना है तो प्लायोसिन, लेकिन दोनों ही याद रखिए क्योंकि दोनों में से क्या ऑप्शन में आएगा कोई ठीक नहीं है। तो प्लायोसिन या फिर सेनेजोइक, तो स और न याद रख सकते हैं। इसमें लास्ट में है स, न इसमें शुरू में है, और कुछ नहीं। अगला सवाल कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो शिवालिक कहते हैं, अभी हमने देखा, और इसको बाह्य बाह्य हिमालय भी इसको बोला जाता है, हिमालय, जिसके कारण हम इसको इंग्लिश में आउटर हिमालय बोलते हैं। तो शिवालिक सबसे निचला, सबसे दक्षिणी और सबसे बाह्य का श्रृंखला। सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 850 से 1200, 750 से 1500, 750 से 1100 या 750 से 1300। देखो, हमने जो पढ़ा था नोट्स में उसमें ये क्लियर मेंशन था कि ये 900 से 1100 मीटर तक इसकी ऊंचाई है शिवालिक श्रेणियों की, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई सही चूज करना चाहिए। यहाँ बुक में भी स्टार मार्क लगा है। उप हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 से 11 मीटर के बीच है। हालांकि शिवालिक पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता भी पाई जाती है। अगला सवाल, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में है? देखिए, कुमाऊं सिंधु सतलज काली, तीस्ता सतलज काली, या फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। ये मैंने आपको बोला भी था कि कुमाऊं वाला याद रखना है, तो के एस याद रख सकते हैं, कुमाऊं, काली और सतलज। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। बाकी डिटेल में आप देखेंगे, कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। तो आप याद रख सकते हैं। देखो, एक साइड में लिख रहा हूं, ये हो गया हिमालय, कुमाऊं, और इधर हो गया नदी का नाम, तो मैं इसके रख देता हूं, यानी सतलज और काली। ऐसे ही आप देखेंगे सिंधु और सतलज के बीच जो स्थित हिमालय है उसको पंजाब बोलते हैं, जिसको मैंने SSP बोला था। तो पी से पंजाब हो गया और SS हो गया सतलज और
दूसरा हो गया, दूसरा भी एस से ही है, सिंधु, सतलज और सिंधु। और ऐसे ही देखेंगे आप काली और तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच जो स्थित हिमालय है उसको नेपाल बोलते हैं। तो नेपाल हो गया एन, काली हो गया के और तीस्ता टी। तो एन के टी, ठीक है, एन के टी यानी कि एन से हो गया नेपाल, के टी यानी कि काली और तीस्ता। आगे देखेंगे तीस्ता और तिहांग के बीच भी एक हिमालय है जिसको हम असम हिमालय बोलते हैं। तो इसको एटीडी आप रख सकते हैं, असम हिमालय, टी से तीस्ता और डी से दिहांग। आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है गिरिपद स्थिति का। ये हमने पढ़ा था, गिरिपद यानी पदीय इलाका, निचला इलाका। मध्य भूमि तो नहीं है, शिवालिक के बीच में तो नहीं है। जो भाबर है, मैंने बताया भी था डायग्राम बना के कि अगर ये शिवालिक है तो इसके नीचे फैला हुआ इलाका है भाबर, इसलिए इसको गिरिपद बोलेंगे। अनुसमुद्री नहीं है और ना ही अंतरा पर्वतीय है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ये पहले भी हमने देख लिया है। आप यहाँ देख भी सकते हैं भाबर प्लेन जो है ये शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता के, यानी सिंधु के पूरब में और तीस्ता के बीच में फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी, और इस मैदान का निर्माण कंकर, बजरी और मिट्टी के जमाव से हुआ है। अगला सवाल आपको मिलान करना है। यहाँ देखेंगे उत्तर पश्चिमी हिमालय है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है, और अरुणाचल हिमालय है। इधर आपको श्रेणियों के नाम दिए गए हैं, जास्कर, शिवालिक, नमचा पर्वा और लेप्चा जनजाति। अभी अब आगे अगले पेज पर हम देखते हैं। अब यहाँ आपको पुट दिया गया है, यानी कि ये ए बी सी डी करके इसमें किसको मिलाएंगे। तो अब चूंकि क्वेश्चन अलग दिख रहा है, ये अलग, तो मैं एक ही बार आपको एक्सप्लेनेशन से ये सारी चीजें समझा देता हूँ। एक बार में दोनों ही फ्रेम में नहीं आएगा, एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। देखिए, उत्तर पश्चिम हिमालय को कश्मीर हिमालय कहते हैं, ये पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। उत्तर पश्चिम हिमालय को क्या बोलेंगे? कश्मीर हिमालय। और ये आप मैप में अपने माइंड में सोच करके याद रख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम कौन सा हुआ और कश्मीर किधर है। तो कश्मीर जो है वो उत्तर पश्चिमी इलाका है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम हिमालय को कश्मीर हिमालय कहते हैं। यहाँ काराकोरम है, इसमें लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल, ये सारी पर्वत श्रेणियों को हम इसका हिस्सा मानते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली यानी घाघरा की सहायक नदी जो है के बीच स्थित है। यानी कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय जो है वो पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी, इन दोनों के बीच में स्थित है। ऐसे ही हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं जो बृहद हिमालय हैं, लघु हिमालय हैं और शिवालिक श्रेणी है, क्रमशः उत्तर से दक्षिण दिशा में इस हिमालय खंड में स्थित है। उत्तर से दक्षिण का मतलब सबसे उत्तर में कौन है? बृहद, उसके बाद दक्षिण में उसके लघु, और उसके दक्षिण में कौन है? शिवालिक। तो इस तरीके से मैंने बताया भी था नोट्स में, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में है और ये हिमालय में स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय जो है, दार्जिलिंग और सिक्किम ये हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है इनके, यानी कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में देखिएगा तो नेपाल हिमालय है। और ये सिक्किम से आप याद रख सकते हैं, सिक्किम इस तरीके से जो उठा हुआ होता है, इसके इधर नेपाल होता है और इधर भूटान होता है। तो सिक्किम के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में कौन सा हो गया? भूटान हिमालय। यही यहाँ बोला गया है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी प्रवाहित होती है और साथ ही कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां पाई जाती हैं। कंचनजंगा आपको याद होगा, ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो भारत में सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय जो है उसमें मिश्रित जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां शामिल है। अरुणाचल हिमालय जो भूटान हिमालय से लेकर के पूर्व में देफू दर्रे तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतो और नमचा बरवा शामिल है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपनी मॉडल उत्तर कुंजी में ऑप्शन सी माना था, जो कि गलत है। तो ये बात है। अगला सवाल आप देखेंगे और आप देख सकते हैं कि हिमालय से किस प्रकार के और कितने तरह तरह के सवाल पूछे गए हैं, खासकर कथन कारण वाला या फिर कूट वाला। आप यहाँ पर भी देखिएगा कि सवाल इतना आसान नहीं है। आप हिमालय की अगर यात्रा करेंगे तो निम्नलिखित में से आप क्या देखेंगे? गहरे खड्ड, ये तो है ही।
जैसे हिमालय की यात्रा आप करोगे तो आपको पता है कि लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी काट करके और बुंजी नामक स्थान पर भारत के सबसे गहरे खड्ड यानी कि गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसकी जो गहराई है वो 5200 मीटर तक की गहराई है। यू घुमाव वाले नदी मार्ग, जब भी कोई नदी इस तरीके से बहती है, इस तरीके से, तो आप देखेंगे यू शेप बनाती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो यू शेप वाली नदियां हैं, ये भी सही है। समांतर पर्वत श्रेणियां हैं ही, जैसे आप देख सकते हैं लघु हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, ये सारी समांतर श्रेणियां ही हैं। और इसके अलावा आप जैसे काराकोरम देखेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये भी समांतर श्रेणियां हैं। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, तो ये भी निश्चित तौर पर है। भूस्खलन और अपरदन, इन सभी के कारण मिट्टियों को लाया जाता है नदियों द्वारा और समतल इलाके में उसको छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि चारों ही यहाँ सही है, तो ऑप्शन डी सही मान लेते हैं हम। और आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे सभी यहाँ पर सही है। हिमालय नवीन वलित पर्वन के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यू घुमाव या यू टर्न वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोरदार पर्वतों की ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रख। सवाल देखिएगा दोस्तों, नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच करना है आपको। जम्मू कश्मीर ये पहले का क्वेश्चन है, नहीं तो लद्दाख, इसमें यहाँ से एक चिन्ह खींच दीजिए तो ये लद्दाख अलग हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एबीसी करके अलग अलग पर्वत श्रेणियां दर्शाई गई हैं। एबीसी नहीं, 1 2 3 4, जिसमें ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इसके बारे में आपसे पूछा गया है, ये कह रहा है कि 1 2 3 4 इसमें कौन सी श्रेणियां हो सकती हैं। तो अगर आपको याद हो, मैं बता दूं, नोट्स में मैंने बताया था आपको, मैप से भी बताया है। तो सबसे ऊपर जो है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा माना जाएगा। जैसे ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर आता है काराकोरम, काराकोरम के बाद क्या आता है, लद्दाख। उसके बाद जास्कर, जिसमें जास्कर और लद्दाख के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी हो गई। काराकोरम के बाद लद्दाख, जास्कर, और फिर जास्कर के दक्षिण पूर्वी इलाके में आता है यहाँ पर कैलाश, और जास्कर के ठीक नीचे आता है यहाँ पर कौन, पीर पंजाल। पीर पंजाल जो कि लेसर हिमालय का हिस्सा है और लेसर हिमालय का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है यह। तो इस हम तरह से देख सकते हैं के एल, और के एल तो पहले आएगा ही, पहले काराकोरम और लद्दाख आएगा, उसके बाद जास्कर आएगा ही। तो देखो सबसे पहले तो लद्दाख नहीं होगा और ना पहले लद्दाख यहाँ पर होगा, और सबसे बाद में भी लद्दाख नहीं हो सकता है, सबसे बाद में पीर पंजाल हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। तो यही ऑप्शन अब बचता है ना, ये भी गलत हो गया है, सबसे लास्ट में जास्कर आएगा नहीं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये मैंने पहले डायग्राम से भी याद करा दिया है आपको, आई होप कि आपको याद होगा। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से, ये देखो 1995 का क्वेश्चन है, तो 2019 से पूर्व का ये मैप है और उपयुक्त दिए गए मानचित्र में ये जो है ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियों को दर्शा रहे थे। अगला सवाल जो है ये लेटेस्ट है, राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है 2024 का। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा गया है। तो लद्दाख, शिवालिक, जास्कर और काराकोरम, तो पहले काराकोरम आएगा निश्चित तौर पर, उसके बाद क्या आएगा, लद्दाख आएगा, अभी हमने नोट्स में भी ये चीज बता रखा है। फिर जास्कर आएगा, शिवालिक तो सबसे निचला हिस्सा है, तो सबसे लास्ट में बी आएगा, ये तो फिक्स है, तो ये दोनों गलत हो गया। सबसे लास्ट में बी यहाँ पर है, काराकोरम पहले आएगा, यानी सी इस दोनों में पहले आएगा। सी यहाँ पर पहले, ऑप्शन सी सही हो गया। आई होप कि ये बातें आप याद रखेंगे। देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक, मैप को ध्यान में रखो, बस सारे क्वेश्चन आप सही मार्क कर पाओगे। थोड़े बहुत नोट्स याद रखो और मैप को ध्यान में रखो। अगला सवाल है आपके पास, लघु हिमालय कहाँ स्थित है या किसके किसके बीच में है। अब आप याद करेंगे, सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, फिर आता है आपका ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा, ग्रेटर हिमालय, टीजी। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कौन सा, ग्रेटर हिमालय के बाद लेसर हिमालय यानी कि एल। फिर सबसे लास्ट में आउटर हिमालय, यानी कि यहां पर देखने को मिलेगा जे। तो टी जी एल जे आप याद रख सकते हैं। जे, जे नहीं, शिवालिक, एस इसको कर सकते हैं, टी जी एल एस। तो आप इस हिसाब से अब लगा लीजिए। आप देखिए लघु हिमालय यानी लेसर किसके बीच में है, जी से ग्रेट हिमालय, और शिवालिक, ग्रेट हिमालय को हम महान हिमालय बोल सकते हैं, तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच। तो ट्रांस तो नहीं कहेंगे, शिवालिक और महान हिमालय बोल सकते हैं। ट्रांस आएगा ही नहीं, शिवालिक और बाह्य भी नहीं आएगा। हालांकि देखोगे तो बीच में तो सबके है, लेकिन ठीक बीच में किसके है, ग्रेटर और शिवालिक के बीच में।
तो यहाँ पर यही है और कुछ नहीं है। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय जिसको लेसर हिमालय बोलते हैं, फिर शिवालिक, और सबसे उत्तर में हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कोई एक पर्वत रेंज नहीं है, कई सारे उसमें शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पर आने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए। इतना जरूर करना है दोस्त, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट किया कीजिए। लाइक और कमेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखने के लिए उत्सुक हैं और वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 है। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर की ओर बताना है। अभी हमने देखा था टी जी एल जे ए जे, जे नहीं, यहाँ पर एस आएगा। तो पहले शिवालिक, फिर लेसर यानी कि लघु, फिर महान हिमालय और फिर ट्रांस हिमालय। तो सबसे बाद में आएगा ट्रांस हिमालय, और अगर तीन ही ऑप्शन में है तो सबसे बाद में आएगा महान हिमालय। महान हिमालय यहाँ सबसे बाद में है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। देखो शिवालिक नीचे से ऊपर पूछ रहा है, सबसे निचला हिस्सा शिवालिक, फिर लघु यानी लेसर और फिर ग्रेट हिमालयन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वही चीज लिखा होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा डिटेल नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नवीन पर्वत श्रेणी है? नवीन यानी सबसे नया बना हुआ। हमने देखा था शिवालिक सबसे बाद में बना है, तो ऑप्शन सी हो गया नवीन पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर आप डिटेल में भी देख सकते हैं, सबसे नवीन पर्वत जो श्रेणी है वो शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। शिवालिक को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, आउटर हिमालय। अगला सवाल देखिए आप। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पहले हम ऑप्शन पूरा दिखा दें। झारखंड पीसीएस का सवाल है। नीचे जो लिखा गया है उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम। ज्यादातर आपको यहाँ पर क्रम ही पूछा गया है कि किस दिशा से किस दिशा की तरफ क्रम बताना है। आप देखेंगे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है, तो दक्षिण यानी नीचे से ऊपर की ओर। तो इसमें सबसे बताओ सबसे ऊपर कौन सा आएगा? काराकोरम सबसे ऊपर आएगा, यानी चौथा सबसे बाद में आएगा। ठीक है, चौथा सबसे बाद में। अब एक ही ऑप्शन में है, बताओ क्या करें? ऑप्शन ए सही हो गया, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप डिटेल में भी ये चीज देख सकते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइएगा तो पहले धौलाधर आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर काराकोरम। धौलाधर यानी डी, फिर जास्कर यानी जे, फिर लद्दाख यानी एल, और फिर काराकोरम यानी के। तो DJLK, DJLK, DJLK ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ ये देखिए कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय से संबंधित है, जबकि धौलाधर जो पर्वत श्रृंखला है ये लघु या फिर मध्य हिमालय का हिस्सा है, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय। आगे देखते हैं अगला सवाल। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने की कोशिश किया गया है। यहाँ उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? क्या जास्कर के उत्तर में पीर पंजाल है और उसके उत्तर में लद्दाख और उसके उत्तर में काराकोरम? ये उल्टा ही दे दिया, पहले काराकोरम होगा, फिर लद्दाख होगा, फिर जास्कर होगा, फिर पीर पंजाल होगा। तो ये तो गलत है। पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, काराकोरम, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सबसे नीचे पीर पंजाल है, उसके ऊपर जास्कर आता है, उसके ऊपर लद्दाख और फिर उसके ऊपर काराकोरम, जिसमें पीर पंजाल लेसर हिमालय में स्थित है और बाकी के ये तीनों ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। आंसर में भी देख सकते हैं ऑप्शन बी सही दिया है। और मैं दोस्तों फिर से बता दूं, अगर आपने स्टार्टिंग से नोट्स पहले नहीं देखा तो प्लीज पहले यही वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, नोट्स देखिए जो मैं बता रहा हूं, मैप के साथ याद रखने की कोशिश कीजिए। सारी चीजें आपको बिल्कुल टू द पॉइंट याद रहेंगी और क्लियर रहेंगी। ऐसे आप वीडियो देख भी लेंगे तो इट मे बी कि आपको समझ ना आए और आप कमेंट में दो बात मुझे ही बोलकर चले जाएं, तो उससे अच्छा है कि आप पहले नोट्स देखिए और बहुत ध्यान से देखिए। जितने ध्यान से आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं उतने ध्यान से यहाँ पर नोट्स देखिए, तब आपको एक एक चीजें क्लियर रहेंगी और माइंड में रील्स जैसे चलती रहेंगी बिल्कुल। तो यहाँ पर देख लो, दक्षिण से उत्तर की ओर अगर बात करेंगे तो सबसे पहले पीर पंजाल जो कि लेसर हिमालय का हिस्सा है, लघु हिमालय का, फिर जास्कर श्रेणी, लद्दाख और काराकोरम ये तीनों ही ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं, और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। मध्य हिमालय हम लेसर हिमालय को ही बोलते हैं, लघु या फिर मध्य हिमालय, क्योंकि ये ठीक बीच में आता है, जबकि अन्य पर्वत श्रेणियां ट्रांस की हैं। ये सारी चीजें मैंने पहले ही आपको बिल्कुल बाबा की तरह समझा दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे
अगला सवाल 23 नंबर सवाल, बहुत सुंदर सवाल जो कि उत्तराखंड पीसीएस का है। कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है? अब पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या एवरेस्ट? अब इसमें से अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बात करेंगे तो निश्चित रूप से सबसे पूर्व इसमें कंचनजंगा आएगा, क्योंकि ये सिक्किम के पास स्थित है और ये सारे तो इधर स्थित हैं। तो कंचनजंगा जिसमें पहले है उसको पहले हम इसमें बात करेंगे। अच्छा, सबसे दक्षिण में अगर पूछा जाए कि सबसे दक्षिण में कौन सा आएगा, बताओ। अब इस यहाँ पर देखो, पूर्व से पश्चिम की ओर, सबसे पश्चिम की ओर, सॉरी, सबसे पश्चिम में और अब कौन आएगा इसमें से बताओ? धौलागिरी और एवरेस्ट, इसमें से सबसे पश्चिम में कौन सा है? एवरेस्ट जो है ये नेपाल के बॉर्डर पर है, या फिर नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है, ऐसे समझ लो। तो नेपाल जो है वो सिक्किम के पास का ही इलाका है, ठीक है, यानी कि कंचनजंगा के ठीक बगल में हो गया एवरेस्ट। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है, और एवरेस्ट नेपाल बॉर्डर पे है तिब्बत के साथ में, और सिक्किम के ठीक बगल में तो नेपाल होता है, अगर आपको मैप याद हो तो। जैसे ही आप देखते हैं कि इस तरीके से मैप बनता है अपना, ये जो इस तरीके से मैप आता है, यहाँ उत्तराखंड हो गया। अब ये बीच का हिस्सा नेपाल है और इसके ऊपर ये सिक्किम आ गया। तो सिक्किम और नेपाल के बीच में आपका कंचनजंगा है, और नेपाल में हो गया आपका सागरमाथा यानी कि एवरेस्ट। तो कंचनजंगा के ठीक बाद एवरेस्ट आएगा, ऑप्शन बी हो गया। धौलागिरी वैसे भी बाद में नहीं आएगा, बाद का मतलब कि सबसे पूर्व में, सबसे पश्चिम में ये नहीं माना जाएगा, पश्चिम बोल रहा हूँ, पूर्व में नहीं माना जाएगा ये, ठीक है। आगे आप आंसर में देखेंगे तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर भी वही चीजें दी गई हैं कि कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट आएगा, फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। अच्छा, अगर हम लोकेशन की बात कर ले तो धौलागिरी और अन्नपूर्णा और एवरेस्ट ये तीनों ही नेपाल में आते हैं। कंचनजंगा का कुछ हिस्सा नेपाल में है और भारत के अंदर सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में नवीनतम यानी सबसे बाद का कौन सा है? सबसे बाद का देखो, अजंता है, पालकोंडा है और कैमूर है, और पटकोई है। पटकोई चूंकि हिमालय का एक हिस्सा है, और ये अजंता अजंता हो गई, कैमूर हो गई, पालकोंडा हो गई, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो अगर बाकी पर्वत से आप हिमालय की तुलना करो तो हिमालय चूंकि एक नवीन फलित पर्वत श्रृंखला है, इसलिए हिमालय का जो भी हिस्सा है वो इनके बाद में बना है और नवीन है, युवा है। हिमालय को हम युवा भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि पटकोई चूंकि हिमालय का हिस्सा है, इसलिए इसको हम सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक मानेंगे, और ऑप्शन डी सही है। आप यहाँ पर डिटेल में भी देख सकते हैं कि पटकोई जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी कल्प में हुआ है। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि टर्शियरी कल्प का विभाजन जो है वो पैलियोजिन और नियोजिन कल्प के रूप में होता है। से सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, क्योंकि ये पहले से ही मौजूद है, हिमालय निर्माण से पहले भी प्रायद्वीपीय पठार अस्तित्व में था, इसलिए वो पुराना है कंपेयर टू हिमालय, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस प्रकार सबसे नया कौन माना जाएगा? पटकाई या फिर पटकोई पर्वत श्रेणी। अगले सवाल की हम बात करें दोस्तों, सवाल है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है, यानी कि पटकाई से जुड़ा हुआ नहीं है? तो आप देखेंगे नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो याद रखिए, नमामि याद रख सकते हैं, नमामि यानी कि नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, नमामि, ये तीनों जो है ये पटकाई से संलग्न है, लेकिन त्रिपुरा संलग्न नहीं है। त्रिपुरा जो है वो पटकाई पहाड़ी से सीमा साझा नहीं करता है। पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड इन सबसे संलग्न है, लेकिन त्रिपुरा से ये संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियां जो है वो त्रिपुरा से जुड़ी हुई हैं। याद जरूर रखिएगा आपकी कौन कौन सी पटकाई श्रेणी से जुड़ी हुई हैं। पहली तो असम, फिर मणिपुर, फिर मेघालय, फिर मिजोरम और नागालैंड। तो ए, फिर एम और एन, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में? तो कोई भी इसको आंख बंद करके भी बता देगा कि जम्मू कश्मीर में, अगर उसने मैप एक बार आंख खोल के देखा हो तो। क्योंकि जम्मू कश्मीर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, ये सब
वहीं पर स्थित हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पीर पंजाल ध्यान रखिएगा। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सवाल है कि पीर पंजाल किस पर्वत श्रृंखला की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? सवाल अटल टनल के बारे में है और बहुत अच्छे से हमने नोट्स में ये चीज पढ़ा था। सवाल है कि इन कथनों पर हमें विचार करना है, जिसमें से पहला कथन है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला है यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। ये भी सही है। अगला है कि यह हिमाचल के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण है। इसका आधारशिला रखा गया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, हमने पढ़ा था। और इसका उद्घाटन जो किया गया वो 2020 में किया गया। किसके द्वारा? श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शिलान्यास किया था। और अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं या जो 2020 के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर चारों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी हम सही मानेंगे। और ये यूपीआरओ या फिर एआरओ मेंस का क्वेश्चन है। आप डिटेल में देखेंगे तो इसकी लंबाई जो है अटल सुरंग की वो 9.02 किलोमीटर की है। और यह हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह पूरे वर्ष लद्दाख के रणनीतिक क्षेत्रों और मनाली लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। अगला सवाल इसके लेंथ से रिलेटेड है जो कि 9.02 किलोमीटर है। ये हमने पहले ही देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से है अटल टनल के बारे में ही कि अटल टनल पार करती है किस पर्वत श्रेणी को? अभी हमने देखा था कि अटल टनल जो है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अटल टनल की लेंथ भी हमने देखा कि 9.02 किलोमीटर इसका लेंथ है। और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को यह जोड़ता है। एक चीज और यहाँ आगे आप ऑप्शन में देखेंगे पूर्वी पीर पंजाल भी अलग से ऑप्शन में है, तो फिर पूर्वी पीर पंजाल को हम आंसर लगाएंगे। पीर पंजाल तो मैंने बताया ही था, लेकिन अगर पूर्वी और पश्चिमी पूछा जाए तो पूर्वी पीर पंजाल में अटल टनल बनाया गया है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? अब बताइए, कश्मीर घाटी की बात की जा रही है। कश्मीर घाटी जो है सबसे पहले पीर पंजाल से तो जुड़ा हुआ है निश्चित तौर पर। तो लद्दाख और जास्कर हम नहीं लगाएंगे, जहां पीर पंजाल हो। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सही हो गया। आगे बढ़े। अब देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर जो 31 अक्टूबर 2019 से अलग हो गया, यानी कि ये बना एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। इसमें स्थित कश्मीर घाटी जो है वो वृहद हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है, ये याद रख सकते हैं। तो कश्मीर घाटी जो है वो वृहद हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है, याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एक। अगला सवाल जैसे आप देख सकते हैं कि सेम टाइप का पूछा गया है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? कांगड़ा धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच। कांगड़ा और धौलाधर तो नेपाल में चला गया, लेकिन कश्मीर घाटी तो इंडिया में है। धौलाधर अभी हमने देखा कि नेपाल में स्थित है। पीर पंजाल और हिमाद्री यही सही है। अभी हमने देखा कि पीर पंजाल और हिमाद्री, हिमाद्री का मतलब महान हिमालय या फिर वृहद हिमालय, और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। धौलाधर होगा ही नहीं, महाभारत भी नहीं होगा यहाँ पर। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। अगला सवाल है दोस्तों अक्साई चीन के बारे में कि अक्साई चीन किसका भाग है? काराकोरम का, कश्मीर घाटी का, लद्दाख का या शिवालिक का? निश्चित तौर पर ये लद्दाख का एक एरिया है जो अभी चीन के अधिकार में है या फिर चीन के कब्जे में है, आप ऐसे कह सकते हैं। इसीलिए इसका नाम अक्साई चीन भी रखा गया है। जैसे पीओके है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, वैसे ही अक्साई चीन चीन के कब्जे में है। और पीओके और अक्साई चीन दोनों ही लद्दाख पठार के हिस्से हैं, याद रखिएगा। अक्साई चीन जो है इसकी अवस्थिति भारत और चीन की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर स्थित है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई
चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। सवाल बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो कि झारखंड पीसीएस 2011 का है, और जिसने जिसने लाइक कर दिया उसको धन्यवाद, और जिसने लाइक नहीं किया उसको भी धन्यवाद, क्योंकि वो आगे लाइक कर देंगे। सवाल है कि ग्रेट हिमालय, जिसको महान हिमालय हम बोलते हैं, उसकी ऊंचाई क्या है? तो वृहत हिमालय या फिर महान हिमालय, मैंने आपको बताया था दोस्तों, याद हो तो, कि दुनिया की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसको हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, ये ग्रेट हिमालय का ही हिस्सा है। और माउंट एवरेस्ट की अगर आपको ऊंचाई याद है तो आप ग्रेट हिमालय की भी ऊंचाई बता सकते हैं। हालांकि इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर मानी गई है, लेकिन अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करोगे तो 8848.86 किलो सॉरी मीटर की इसकी आधिकारिक ऊंचाई बताई जाती है। तो ये सबसे करीब जो है वो 8850 के पास है, इसलिए हम ऑप्शन ए को सही मानेंगे। डिटेल सॉल्यूशन भी देखेंगे, देख सकते हैं कि ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई तो 6000 है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से ऊपर लगभग 8848, जो कि 8850 के नजदीक का है, उतनी बताई गई है। नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8848.86 मीटर घोषित किया है, इसलिए पहला ऑप्शन सही था दोस्तों। अगला सवाल देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए। सवाल है हिमाचल पर्यायवाची है किसका? महान हिमालय का, शिवालिक का, मध्य हिमालय का, या ट्रांस हिमालय का? आप बताओ हिमाचल प्रदेश किस में स्थित है, या हिमाचल प्रदेश से पास होने वाला कौन सा है? तो मैं बोलूंगा सीधे तौर पर कि मध्य हिमालय। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मध्य हिमालय, जिसको हम लघु हिमालय भी बोलते हैं, या फिर लेसर हिमालय, या फिर मिडिल हिमालय, ये दोनों एक ही चीज है, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय। तो मध्य हिमालय यहाँ पर सही उत्तर है। आप देखेंगे कि हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 35 है, आईएएस का सवाल है। कथन पर विचार करना है। पहला कथन है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये दोनों ही गलत है। एक तो हिमालय को बोल रहा है कि केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, और ऊपर से आपको पश्चिमी घाट को बोल रहा है कि ये भी अब 5 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला है, ये बिल्कुल सही है। पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित है, यानी कि कुछ हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा तमिलनाडु में आता है। तो केवल 3 यानी कि ऑप्शन बी को हम सही मानेंगे। डिटेल में ये चीज आप देख सकते हैं दोस्तों। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे केंद्र शासित प्रदेश में, तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। और राज्य में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसमें आते हैं, इसलिए हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। तो केवल 5 राज्य वाला सिस्टम तो गलत है। पश्चिमी घाट का आप देखेंगे तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सभी राज्यों में फैला हुआ है। यानी कि गुजरात से शुरू होकर के यह केरल तक, यानी कि भारत के सबसे निचले हिस्से तक, और साथ ही साथ तमिलनाडु में भी इसका कुछ हिस्सा है, इसलिए यह भी 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। 6 राज्यों में इसका विस्तार है। पुलिकट जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का झील के बाद लैगून है, याद रखिएगा। इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार केवल तीसरा कथन सही। सवाल आप देखिएगा, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, यानी कि इसमें से किस राज्य में नहीं है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, या हिमाचल में? देखो हिमाचल तो खुद एक हिमालय है जो मध्य हिमालय का हिस्सा है। उत्तराखंड भी खुद हिमालय कहलाता है, और उत्तराखंड में कई सारे आप देखेंगे कि हिमालय से जुड़े कई सारी पहाड़ियां हैं, जैसे नंदा देवी। सिक्किम में कंचनजंगा है, तो ये सारे जुड़े हुए हैं हिमालय से। उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश खाली इलाका है, मैदानी इलाका है, और बिहार भी उसी प्रकार का है। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, कौन सी श्रेणी नवीनतम है? अरावली और विंध्याचल, ये दोनों तो बिल्कुल नवीनतम नहीं है। बाकी ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट। पहले 2 ऑप्शन को मैंने इसलिए गलत कर दिया कि मुझे पता है दोस्तों कि हिमालय जो है
हिमालय का अगर हिस्सा रहता तो इसको मैं जरूर चूज करता, क्योंकि हिमालय नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ हिमालय ऑप्शन में है, इसलिए हम सी को मानेंगे, पूर्वी घाट को भी उत्तर नहीं मानेंगे। आप देखेंगे हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है और ये दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे प्रा, प्राचीन यानी कि पुरानी पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत भी कहा जाता है। सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसमें आप देखेंगे विंध्याचल हिमालय का हिस्सा नहीं है, पश्चिमी घाट अरावली भी नहीं है। हिमाद्री जो है ये हिमालय का एक हिस्सा है। हिमाद्री जिसको हम महान हिमालय या बृहद हिमालय भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय, ये सही उत्तर होगा क्योंकि ये हिमालय का हिस्सा है, इसलिए यह नवीन पर्वत श्रृंखला है माना जाएगा। अगला सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर फिर से कथन कारण वाला सवाल है, तो हम सीधे कथन और कारण पर आते हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में स्थित है। बिल्कुल सही है, हमने नोट्स में पढ़ा था। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि दोनों ही सही है। तो जहां भी गलत वाला बात है वो तो पहले हटा दो, यहाँ पर दोनों सही है। और भूकंपीय वाला क्षेत्र ज्यादा होने का कारण है यहाँ अनुदैर्घ्य उत्क्रम जो है उसका, यानी कि कहीं पर ज्यादा ऊंचा, ज्यादा फिर गहराई वाला इलाका, जो इसमें विभिन्नता है ये। तो यहाँ पर कारण भी सही है, इसलिए हम पहले ऑप्शन को सही मानेंगे। और ये चीज नोट्स में हमने देख रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेंगे। आप देखिएगा, किताब ने भी यहाँ पर अच्छे से फिर से समझाया है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग जो है वो भूकंपीय क्षेत्र 4 एवं 5 में आता है। इस क्षेत्र में के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो है, या पूर्वोत्तर भारत, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्र शामिल हैं। भारत के इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का अधिकांश विस्तार भी है। अतः पहला कथन सही है। और हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम यानी थ्रस्ट जो है, जैसे आपने देखा था, थ्रस्ट है, फॉल्ट है, एमएफटी है या एमसीटी है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम यानी थ्रस्ट एवं भ्रंश यानी कि फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर, यानी नीचे से ऊपर की ओर, मैप में अगर देखते हैं दक्षिण से ऊपर बढ़ने का मतलब मैप में नीचे से ऊपर बढ़ने पर सबसे पहले आपको मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलेगा, जिसको एमएफटी बोलते हैं। फिर एमएफटी एवं एमबीटी यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो एमएफटी मेन थ्रस्टल या फिर एमएफटी मेन फ्रंटल थ्रस्ट, तो फ्रंट के ठीक बाद बाउंड्री आपको मिलेगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो एमएफटी और एमबीटी दोनों के बीच में शिवालिक श्रेणी स्थित है। आगे हम आप देखेंगे एमबीटी और एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। तो बी और सी यानी बाउंड्री और सेंट्रल दोनों के बीच में लघु हिमालय है। फिर आप देखेंगे इसके ऊपर बृहद हिमालय, जिसे सीसीजेड यानी सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन कहा जाता है, ये स्थित है। और इसका विस्तार जो है वो इसके ऊपर ही है। किसके ऊपर दोस्तों? लघु हिमालय के ऊपर। एमसीटी के ऊपर, यानी जो सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसके ऊपर एचएचसी यानी हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालयन जो है वो एचएचसी और साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सचर क्षेत्र यानी इंडस सांगपो सचर जोन है। इसके अलावा जो इंडस तिब्बतन सांगपो जोन है उसके उत्तर में ट्रांस हिमालय है। और इन उत्क्रमों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। ये सारी चीजें हमने डिटेल में नोट्स में भी देखी थी। अब अगला सवाल देखिएगा, मणिपुरी पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिम नदीय मैदान का या जलोढ़ मैदान का? देखो, जलोढ़ का तो नहीं है, जलोढ़ आपका मैदानी इलाकों में मिलता है। हिम नदीय भी नहीं कहेंगे, वो बहुत ज्यादा बर्फीला है नहीं। और ग्रेटर हिमालय का जो हिस्सा है बर्फ ज्यादातर वहां देखने को मिलते हैं। लोयस तो बिल्कुल नहीं है, तो सरोवरीय मैदान हम बोल सकते हैं। बाकी डिटेल में ये सरोवरीय क्या है ये हम देखते हैं, किताब क्या बताना चाहता है। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। यानी पूर्व में, यानी पहले से कोई झील था अस्तित्व में,
लेकिन उसके कारण उसके तलछट का जो जमाव है उससे बना हुआ जो मैदान है उसको सरोवरीय मैदान बोलते हैं। यानी कि मान लो ये एक झील है, इसमें पानी भी है, लेकिन अब ये सूख गया तो इसका जो बचा हुआ इलाका है जो अब भूमि वाला इलाका बन जाएगा, इसको ये कह रहा है उस मैदान को सरोवरीय यानी सरोवर जैसा दिखने वाला मैदान बोलेंगे। और कश्मीर घाटी, इम्फाल बेसिन, ये सब इसके उदाहरण हैं। किसके? सरोवरीय मैदान के। आगे बढ़ते हैं। तो सरोवरीय यानी सरोवर जैसा, बस उसमें पानी नहीं होगा, सरोवर जैसा शेप होगा, लेकिन वहां का पानी हो जा चुका होगा गायब, वो सूख चुका होगा। अगला सवाल देखने में काफी भयंकर सवाल लग रहा है। अब ये यूपी पीसीएस का सवाल है। आप देखेंगे आगे, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। सबसे पहले, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, यानी वहां जीवाश्म नहीं पाया जाता है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। फिर बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो, एक मिनट, यहाँ पर है कि केवल पहला दूसरा या दूसरा तीसरा, या केवल पहला और तीसरा, या फिर तीनों सही। देखो तीनों तो सही नहीं है, क्योंकि अगर आप फिर से देखते हैं, मैं फिर से आपको दिखा दूं, ये पहले कह रहा है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, वहां चट्टान नहीं है, जबकि मुख्य हिमालय की जो चट्टानें हैं वहां भी जीवाश्म पाया जाता है। तो पहला तो गलत है। और लघु हिमालय में भी जीवाश्म है और बाह्य हिमालय में तो जीवाश्म है ही, तो ये दोनों सही है। इस प्रकार हम ऑप्शन बी को सही बोल सकते हैं, केवल दूसरा और तीसरा। आप डिटेल में यहाँ देखेंगे कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथन एक तो गलत हो गया। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, और बाह्य या शिवालिक हिमालय के मध्य में, जैसे बुर्ज आप देखेंगे जो कि कश्मीर में स्थित है, गुफ कराल, इन सभी में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए दूसरा और तीसरा सही है। बहुत ही प्यारा सवाल। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इस प्यारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों, तो क्यों बार बार बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब, देखो मैंने लिख भी दिया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि और किस टाइप का वीडियो आप लोगों को चाहिए। आई होप कि आप इस बार जरूर कमेंट करेंगे। सभी लोग, जितने लोग देखेंगे उतने लोग लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। सवाल है अपने पास, हिमाचल, ये हिमाचल यार छूटता नहीं है, हिमालय, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। देखो पूर्वी तो किसी कीमत पर, उत्तर पूर्वी हो भी सकता है लेकिन पूर्वी नहीं होगा केवल। हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। अब कश्मीर हिमालय अगर ऑप्शन में है तो कश्मीर सीधे सीधे लगा लीजिए, उत्तर और पूर्व के चक्कर में नहीं रहिए। आप डिटेल सोल्यूशन में देखेंगे तो हिमालय का जो कश्मीर हिमालय है, इस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह असंगठित से अर्ध संगठित सैंड क्ले कांग्लोमरेट अनुक्रम के रूप में पाया जाता है। यह क्षेत्र जाफरान यानी कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे भी आपने सुना होगा कि जाफरान यानी केसर जो है वो जम्मू कश्मीर में ज्यादा इसका उपज होता है, या वहां का ये मुख्य फसल भी माना जाता है। दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, अभी हमने देखा था कि ये बिल्कुल सही है। पिछला क्वेश्चन सेम टाइप का था। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। नमचा बड़वा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, करेवा वाला तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, ये सही है। दून में बात करूं तो सबसे बड़ा दून जो है दोस्तों, ये देहरादून है, याद रखिएगा। दून में देहरादून सबसे बड़ा है, नालागढ़ दून जो है वो सबसे बड़ा दून नहीं है, इसलिए बी तो गलत हो गया। तो जिस जिस ऑप्शन में बी दिख रहा है वो तो गलत होगा। यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अब ऑप्शन सी को सही मानना हमारी मजबूरी है, क्योंकि अनुत्तरित प्रश्न तो होगा ही नहीं। तो हम सीधे अब आ जाते हैं डिटेल सॉल्यूशन में। आप देखेंगे कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी भाषा में करेवा का अर्थ होता है उठा हुआ टेबल भूमि, एलिवेटेड टेबल लैंड। यहाँ असंगठित से अर्ध संगठित सैंड क्ले कांग्लोमरेट का निक्षेप पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड हिमालय में चंडीगढ़, कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरीके दून, कोटा दून इत्यादि स्थित है। देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा दून है, जिसकी लंबाई जो है वो 35 से 45 किलोमीटर तथा चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर की
होती है। इसके अलावा आप देखेंगे नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। एनसीईआरटी के अनुसार नमचा बरवा पर्वत की स्थिति भारत में है, जबकि कुछ भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्रोत के अनुसार नमचा बरवा की स्थिति तिब्बत यानी कि चीन में है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है, इसलिए एसीडी सही। अगला सवाल देखिएगा, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश अभी हमने देखा कि कैलाश तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है। भारत में तो बिल्कुल नहीं आता है, ना ही नेपाल में आता है, तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। और कैलाश ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, याद रखिएगा ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यहाँ आप डिटेल में भी देख सकते हैं, यह हिंदू धर्म में पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है और यह तिब्बत यानी चीन के क्षेत्र में अवस्थित है। अब आगे देखते हैं हम। तो अगला सवाल जो है अपने पास ये है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चोओउ या लहोत्से या अन्नामलाई या फिर सिरुमाली? देखिए अन्नामलाई तो दक्षिण भारत की एक पर्वत है, इसलिए ये नहीं होगा, और चोओउ भी नहीं होगा। अब इस दोनों में बात करें तो लहोत्से जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणी में ही स्थित है, सबसे पहली बात। एक चीज और देखिए, चूंकि तीसरा गलत है। अच्छा एक मिनट, चो ओ भी तो है हिमालय का ही हिस्सा है। जो पहला वाला है ये भी हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है। चो ओ, तो सबसे पहले अगर मुझे आंसर बताना होता तो चूंकि ये क्लियर है कि अन्नामलाई तो नहीं होगा, तो जिसमें भी तीसरा लिखा गया है सही उसको हम गलत बोल देते कि ये तीनों तो नहीं होने वाला, फिर बचता कि इकलौता ऑप्शन बी, तो हम इसको डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, केवल पहला और दूसरा। अब डिटेल सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि चो ओ और लहोत्से जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जबकि अन्नामलाई और सिरुमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। तो इस प्रकार केवल पहला और दूसरा सही था। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो का आखिरी सवाल है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आप देख रहे हैं, अभी हमने उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाएं देखी, अब दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां पढ़ना है हमें, और पहाड़ियां तो ये नेक्स्ट क्लास में यानी कि जो 9th क्लास आएगा उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना मुझे दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।